हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है और हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं क्योंकि ये सत्र इस बार भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त बहस होगी। तमाम मुद्दों को लेकर तैयारियां पक्ष की भी हैं और विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि इस बार हम सदन में इतना पक्का इलाज कर देंगे बीजेपी का कि बीजेपी के पास जवाब देते बनता नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कि भाई जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को कम से कम सुनने की हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। अब कांग्रेस सुनने की हिम्मत रखेगी या बीजेपी किन मुद्दों पर तैयारी के साथ जवाब देने के लिए तैयार है विपक्ष को। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी हैं। गंगवा साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। विधानसभा का मानसून सत्र है, सरकार कितनी तैयार? सरकार की पूरी तैयारी है प्रतिमा जी, और जो भी विपक्ष सवाल उठाएगा हम हर सवाल का जवाब देंगे। ये नायब सैनी जी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी की सरकार है। लोगों से जो वायदे किए उसके पूरा करने का काम लगातार हमारी सरकार करने का काम कर रही है। आपने जो जवाब दिया ना उसमें बहुत सारे सवाल आ गए। आपने कहा नायब सैनी जी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी की सरकार है, लोगों से जो वादे किए पूरे करने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि नायब सैनी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है, टूरिस्ट मुख्यमंत्री हैं। मन करता है तो हरियाणा रहते हैं वरना पंजाब ही रहते हैं। मैं उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आज नायब सैनी जी जो है, जिन्होंने इनका हरियाणा से तीसरी बार जब सरकार आई, जब इनको ये हो रहा था कि कांग्रेस आएगी, उन्होंने इनका सुपड़ा साफ करने का काम किया, तो उनकी तकलीफ वाजिब है। लेकिन कांग्रेस को इस पे मंथन करना चाहिए। उनका सुपड़ा साफ क्यों है? इतनी बड़ी पार्टी जिसकी लगातार इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सरकार रही है और आज वो लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर है, इस बात पे वो मंथन नहीं कर रहे। इस बात पे मंथन करेगा तो उनका पता चलेगा अपनी कमियों का, खामियों का क्या रही। आपने कहा ट्रांसपेरेंसी की सरकार है, वो लोग कह रहे हैं किसी चीज में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, हर चीज में बस झूठ है, झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं, काम कुछ है नहीं, सरकार बस दिखावे के लिए तमाम चीजें बोलती है। देखिए, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर लोग तय करते हैं आप कैसी सरकार चला रहे हैं, आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, ये लोग तय करते हैं। लोगों ने जिस तरीके से जब 2014 में सरकार आई थी तो 47 सीटों के साथ आई थी, अब तीसरी बार आई है तो उससे भी ज्यादा बहुमत आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से कार्य किया, किस तरीके से लोगों ने उनको पसंद किया और लोगों ने तीसरी बार लगातार मौका इस देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी देने का काम किया। अब कुछ ज्वलंत मुद्दे, क्योंकि जब चलते चलते बात करते हैं, और सबसे पहले तो ये भी है कि आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। इस तरीके के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। बात चाहे HKRN को लेके कर लें, क्योंकि अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन भी कांग्रेस ने उसको लेके किया। कह रहे हैं कि आपने वादा किया था, क्या हुआ? रोजगार गारंटी से क्या होगा? आप पक्की नौकरी क्यों नहीं दे रहे? प्रतिमा जी, इस दुनिया में यूं कहते हैं 7 अजूबे हैं, हाँ। और ये 8वां अजूबा है मुझे लगता है, जब कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भाई हम HKRN की चिंता वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, जिन लोगों ने उनके समय में किस तरीके से ठेकेदारी प्रथा थी और 12-13 हजार रुपए उस समय में DC रेट होता था। और आप हरियाणा प्रदेश के अंदर आप घूमते हैं, आप पूछिए लोगों से कि 7-8 हजार रुपए दे करके हर एक कैंडिडेट के 5-6 हजार रुपए हर महीने के अपनी जेब में लोग इनके डालने का काम करते थे। माननीय मनोहर लाल जी 2014 में बने, सबसे पहले डिपार्टमेंट के खाते जो है, उनके जो एजेंसी थी जिनको इन्होंने ठेके दिए थे, उनको कहा कि सीधे इनके खाते खुलवाने का काम करें और हर महीने उनके खाते में पैसे भिजवाए। उसके बाद में वो बिचौलिए भी समाप्त कर दिए और डायरेक्ट आज किसी को जरूरत होती है टेम्परेरी किसी भी वर्कर की, तो फिर वो जो डिपार्टमेंट है वो सीधे उसके खाते में HKRN के माध्यम से डालने का काम करता है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्या होगी? इन लोगों ने तो युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, भाई भतीजावाद करने का काम किया। सरेआम नौकरियों की बोली लगती थी कि जो पैसे देगा वो लगेगा, या फिर MLA मंत्री का रिश्तेदार वो जो है नौकरी लेगा, उससे सिफारिश से लगेगा। तो मतलब HKRN पे कांग्रेस चाहे जितने मर्जी तीखे सवाल पूछे, आप लोगों की तैयारी पूरी है? उनके इस सवाल से प्रदेश की जनता भी उनसे पूछेगी जब वो जाएंगे कि आपने क्या किया।
हमने तो उससे सुधार करने का काम किया। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या होगी कि सीधे उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, जो भी कलेक्टर रेट है उसका पैसा युवा के खाते में जा रहा है, जो काम कर रहा है उसके खाते में जा रहा है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्या होगी। HKRN वाले बहुत सारे बच्चे हमें भी लगातार मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कभी पक्का कर पाएगी सरकार, हमें कभी पक्की नौकरी सरकारी मिल पाएगी या नहीं, या ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सैनी जी के नेतृत्व में है, जो हमने कहा वो करने का काम हम कर रहे हैं। HKRN के जितने भी जो हमने तो उनके लगाए हुए भी, जो उन्होंने जो शोषण करते थे, 8-7 हजार रुपए देते थे, बाकी पैसे अपने जेब में रखते थे, उन लोगों को भी जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया। हमने कहा था कि जितने भी HKRN में लगे हुए हैं, जिनको 5 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, उनको हम जॉब की सिक्योरिटी देंगे। आज उनको 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया है कि जब तक उसकी उम्र 58 साल की होगी तब तक उनको नौकरी से कोई नहीं हटा पाएगा और उनकी सालाना इंक्रीमेंट भी लगेगी, बढ़ोतरी भी उसके अंदर। मतलब नियमित वाला जो सीन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जॉब गारंटी आप दे रहे हैं कि भाई कोई टेंशन नहीं है, वो मिलेगी। इन्होंने तो टीचरों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया, गेस्ट टीचर लगाने का काम किया, उनके लिए भी कोई गारंटी नहीं थी। हमने उनको भी जॉब की गारंटी देने का काम किया। और जो है युवा जो लगे हुए हैं, जो 5 साल के हो गए थे, उनको भी इस बात की गारंटी दी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी जब तक 58 साल की उम्र होगी तब तक न केवल आपको नौकरी मिलेगी बल्कि उसके अंदर बढ़ोतरी भी होगी। आपने गेस्ट टीचर्स का जिक्र किया, गेस्ट टीचर्स भी लगातार तमाम जनप्रतिनिधियों को अब ज्ञापन सौंप रहे हैं, कह रहे भाई आप कोर्ट के फैसले को लागू क्यों नहीं कर रहे, आप नियमित क्यों नहीं कर रहे, उसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर भी सवाल कांग्रेस जाहिर सी बात है सदन में पूछेगी अगर रही तो। देखिए, रही वाली बात तो ये है, तो मैं तो कांग्रेस के साथियों से ये कहूंगा कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर ये लोग तय करते हैं कौन पक्ष में बैठेगा कौन विपक्ष में बैठेगा, और सबकी बराबर की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के ज्वलंत मुद्दे उठाने का काम करें, कोई समस्या है तो सरकार के संज्ञान में लाने का काम करे, वो उठाए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब देने का काम करें। हम हर एक बात का जवाब देंगे, हर एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन वो अपनी बात भी उठाए और उसका जवाब भी जो है वो जरूर सुने। ये मैं जरूर उनसे जो है वो कहना चाहूंगा। जहां तक गेस्ट टीचर की बात है, गेस्ट टीचर को भी हमने उनको जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया, फैसला उनका आया है, कानूनी प्रक्रिया हो चल रही है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मतलब जल्दी लागू करेंगे कोर्ट के फैसले को? तो होता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो कई चीजें होती है जो उसके बाद ही सारी एग्जामिन करके फिर क्या कोई फैसला होता है। और बहुत बड़ी सरदर्दी ना सिर्फ सरकार के लिए इस वक्त बल्कि प्रदेश के तमाम लोगों के लिए, जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये तस्वीरें दिख रही होंगी कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हड़ताल है, सफाई कर्मचारी मान नहीं रहे हैं, तमाम मांगों पर सहमति बन गई है, एक रह गई है और उस पर कुछ टेक्निकल पेज सरकार बता रही है, जिसको लेके हालांकि डिस्कशन हो गई है। इससे राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि अलग अलग शहरों से गंदगी के इतने बड़े बड़े अंबार देखने को मिल रहे हैं, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। बिल्कुल, लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान के अंदर है, हमारे विपुल गोयल जी, कृष्ण बेदी जी, उनके मंत्रियों की कमेटी भी बनाई है उन्होंने, और वो बातचीत कर रहे हैं, जल्दी उनका समाधान हो जाएगा। ये मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी कोई जायज मांगे होती है उनको पूरा करने का काम भी करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही ये हड़ताल है समाप्त होगी, जल्दी होगी। एक आश्वासन दे रहे तो शायद थोड़ी राहत की सांस हम ले सकते हैं। राहत की सांस की बात करें, लेकिन आफत की बारिश गुरुग्राम में उधर आ गई और इधर चंडीगढ़ में अब आपका सेशन है विधानसभा का, तो इतनी परेशानी गुरुग्राम के लोगों को हुई। सबसे ज्यादा टैक्स गुरुग्राम दे रहा है हरियाणा को, सबसे ज्यादा पैसा रेवेन्यू गुरुग्राम की तरफ से आ रहा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कैसे रास्ते में फंस गए। स्कूल वालों ने बस से बच्चों को उतार दिया बीच रास्ते में और कह दिया भाई आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पानी इतना ज्यादा था। अब इतनी परेशानी देखने के बाद क्या जवाब इसको लेके आप लोगों ने तैयार किया है कि हरियाणा के लोगों को क्या बताएंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, कब बंद होगा और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखिए, गुड़गांव को क्योंकि जीएमडीए और हमारा जो नगर निगम है वो देखता है, एमसीजी, और उसके लिए भी मैं भी हाई पावर कमेटी में था। माननीय सीएम साहब ने एक जो योजना बनवाई है और जिसका टेंडर भी हो गया है, एक बड़ी ड्रेन बना करके और पानी का निकास की व्यवस्था की जाएगी। ये बात ठीक है कि जब ज्यादा एकदम से बारिश आ जाती है तो फिर गुड़गांव के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है,
क्योंकि एक बहुत बड़ी ड्रेन जो है पानी निकास के लिए स्टॉर्म वाटर जो है बाहर निकले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और उसको पास भी कर दी है। और वो आप देखेंगे कि जैसे ही वो हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो गुड़गांव के अंदर इस समस्या से भी निजात मिलेगा। ये हमें बातें तो यही सुनने को मिलती है कि निजात मिलेगी, निजात मिलेगी। राव नरवीर ने भी कहा कि भाई इस साल अब हमने तमाम पॉइंट्स चिन्हित किए थे, अब इन जगह पर पानी नहीं खड़ा होगा, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी, लेकिन बारिश आई तो फिर से तमाम दावे फेल हो गए। मैंने कहा कि वो जो ड्रेनेज का जो है स्टॉर्म वाटर के लिए बाहर निकालने के लिए उसका टेंडर भी हो गया है, अब जल्दी ही काम होगा उसका। तो जाम से भी कभी निजात मिल पाएगी? क्योंकि आप देखिए 8-8, 9-9 घंटे लोग खड़े रहे, गाड़ियां हिल नहीं पाई, इतने लोगों की गाड़ियां खराब हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि सरकार को हमें टैक्स देना चाहिए, जो हमारी गाड़ियां खराब हुई हैं, हमें इतनी परेशानी हुई है, उसका टैक्स आप आम लोगों को देने के लिए सोच रहे हैं, कुछ राहत देने के लिए सोच रहे हैं या नहीं दे पाएंगे? नहीं, लोगों की समस्याओं को देखते हुए तो सारा तमाम चीजें के जो प्रोजेक्ट जो बढ़ाने का काम किया है, और मैं समझता हूँ कि जो अभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर जो प्रोजेक्ट अभी तैयार हुए हैं और जब वो धरातल पे कंप्लीट हो जाएंगे तो इस समस्या से निजात मिलेगा। और स्वाभाविक है, जब बारिश एकदम से ज्यादा हो जाती है तो जब जल भराव हो जाता है, जल भराव हो जाता है तो फिर जाम भी लग जाता है। लेकिन आप कोशिश में है कि भाई जितनी प्रॉब्लम्स हैं गुरुग्राम की भी, उनको भी तुरंत दूर किया जाए कम से कम? केवल कोशिश नहीं, बल्कि मैंने कहा कि अभी टेंडर हो गया है, जो कंप्लीट होने के बाद में इस स्थिति से जो है वो मुक्ति मिलेगी। तो अगले साल तक मान के चलें कि राहत थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी गुरुग्राम वासियों को? मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं, अभी पीछे ही किया था, 1-1.5 साल का जरूर होगा। जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद में हो जाएगा और आपको काफी काम चलता हुआ आने वाला दिन दिखाई देगा। आपको लग रहा है कांग्रेस क्योंकि बार बार ये कह रही है कि ये सरकार बिल्कुल जीरो है, कुछ परफॉर्म करते नहीं है, हर चीज में सिर्फ और सिर्फ परेशानी दे रहे हैं हरियाणा के लोगों को, खासतौर पे युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, आपको लग रहा है कि वाकई में सरकार पिछड़ी हुई है या फिर इन मुद्दों पर कांग्रेस खुद ही इतनी घिरी हुई है कि भाई जवाब देते बनता नहीं है, इसलिए कुछ भी बातें कहाँ कहने का बस रहता है उन लोगों? प्रतिमा जी, आपने कांग्रेस की बात की है तो मुझे पूछना पड़ेगा कौन सी कांग्रेस? हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट हैं। हाँ। हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, अब तो कुलदीप जी ने भी अलग अपने राग लापने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, कल कुलदीप जी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, तो कौन से वो कांग्रेस के लोग हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं? गंगवा साहब हैं तो शायद हमें भी पता चल जाए। काफी लोग मिले हुए हैं। अच्छा। हाँ हाँ, इसीलिए तो वो लोग कुछ नाम बताइए। नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, नाम का मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा, काफी लोग मिले हुए हैं। हरियाणा के लोग हमारे अपने लोग हैं। अच्छा, मतलब हाँ। कांग्रेस वाले नहीं है, वो आपके अपने हैं? हरियाणा के लोग तो हमारे ही लोग हैं, तो हाँ। हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं। तो मतलब वो रहते वहाँ हैं, काम यहाँ बैठ के उनका खराब करने का करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस नेतृत्वहीन है। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन का जब नेतृत्व नहीं होता तो फिर वो ठीक तरीके से चल नहीं पाती। आज क्योंकि किसी को भी प्रधान बना देते हैं, कोई सीएलपी लीडर बना देते हैं, लेकिन जो दूसरे गुट के लोग हैं उनको वो मानते नहीं। आज अगर एक परिवार भी, अगर कोई अपने जो मुखिया होता है परिवार का, उसकी बात नहीं मानता तो ठीक तरीके से वो परिवार नहीं चल पाता, तो पार्टी है। और गुटों में बटी हुई कांग्रेस, जिनका विचारों में तालमेल दूर दूर तक नहीं है, प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास खो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखना कि इसका ग्राफ और ज्यादा नीचे गिरेगा। तो ऐसा क्यों है कि भाई आपकी पार्टी में किसी को भी कोई पद मिल जाता है, कोई दायित्व मिल जाता है, तो तमाम जो दूसरे नेता हैं, बड़े से बड़े बुके लेके आके स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं पार्टी का कि भाई आपने इनको बना दिया, इनको आगे बढ़ा दिया, उनसे अपनी मांग रखते हैं या जायज तरीके से बातें कहते हैं, और उधर तो जूतम पैजार हो जाती है कांग्रेस वालों में। देखिए, पार्टी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, संगठन अपने हिसाब से काम करता है, उसको सब फॉलो करने का काम करते हैं, उसको मानते भी हैं और बिना किसी के भेदभाव के वो कार्य करते हैं। और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता ही सब कुछ है, तो इसलिए किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दे देते हैं तो वो उसको निभाने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, वो केवल और केवल मैं या मेरा परिवार, उससे बाहर वो नहीं जा पा रहे। इसीलिए आज
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री मैं कैंडिडेट बनूं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, और मेरा नाम नंबर ना आए तो मेरा बेटा। इसी तरीके से जो है अपने परिवार को केवल आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक है उनमें गुटबाजी है और इसीलिए वो चल नहीं पा रही। तो आपकी बी टीम एक्चुअली में कौन है? क्योंकि आईएनएलडी और कांग्रेस में इसको लेके भी जबरदस्त बहस होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अभय चौटाला कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं अभय चौटाला बी टीम है बीजेपी की। तो दोनों हैं या दोनों में से कोई एक है, या एक्चुअली में क्या है? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो लोग गुटों में बटे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, तो हमारी मदद कर रहे हैं ना, स्वाभाविक है। और दूसरी बात यह है कि हम उनकी मदद पे निर्भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो लोगों के बीच में गए, जो उनसे वायदे किए, वो वायदे पूरे करने के बाद हम अगले चुनाव में जाते हैं। आपने देखा कि हमने कहा था कि हम 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। सरकार बनते ही हमने उसको लागू करने का काम किया। पड़ोस के अंदर ये जो उसमें जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी लाडो लक्ष्मी योजना में, एफडी की बात कर दी और इकट्ठे देंगे पैसे, बहुत सारी कंफ्यूजन उसमें भी सरकार को हो गई। सारी महिलाओं को देंगे, फिर आपने आई की कैप लगा दी, फिर उस आई की कैप को बढ़ाया भी। तो उसमें भी तो विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि भाई आप घुमा फिरा के क्यों कर रहे हैं? आपने पहले झूठ बोला कि भाई हम सबको देंगे, फिर आपने कहा नहीं हम आई की कैप लगा रहे हैं, फिर आपने कहा नहीं हम इतनी एफडी करवा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? देखिए, कोई न कोई क्राइटेरिया तो रखना ही पड़ेगा। क्राइटेरिया तो पहले भी है, हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके अंदर भी है। वो तो तय है। एक चीजें जो है, जिन लोगों की आय जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए इनकम टैक्स भरते हैं, क्या उनके घर में भी जो 3000 रुपए जो 2100 रुपए देंगे वो देने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। ये केवल जो क्राइटेरिया होता है, हमारी जो पार्टी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय पे काम करती है कि जो अंतिम व्यक्ति है समाज के अंदर उसको सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, उसको पहले मिले। इसलिए हमने उसको 1 लाख से शुरू करने का काम किया, जिनकी आय 1 लाख रुपए है। अभी इसी सितंबर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हम जो बीपीएल परिवार है उनको सबको इसके अंदर इसी सितंबर से हम लेने का काम करेंगे पार्ट वाइज, ताकि जो पोर्टल है उस पर भी कोई दबाव ना रहे, ठीक तरीके से उनका हो और उनको मिले। हम इस तरीके से नहीं है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने कहा कि हम देंगे, उन्होंने नहीं दिया। इंडी गठबंधन की सरकार पंजाब के अंदर है, उन्होंने अब तक नहीं दिया। अब वो कह रहे कि अब हमने देना शुरू किया है। हमने पहले साल में किया। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम डीएससी को अलग से 10% आरक्षण देंगे। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले एजेंडा ये था कि हम आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर डीएससी का 10% से अलग से आरक्षण लागू है। हम जो लोगों से वायदे करते हैं उसके ऊपर पूरा करने का काम करते हैं। लगातार हमारी सरकार जो है वो वायदे पूरे करने का काम कर रही है। आपने जिक्र पोर्टल का किया, और पोर्टल को लेके भी अक्सर आप लोगों पे ये आरोप है कि आप पोर्टल की सरकार है। हर चीज का पोर्टल बना दिया, पोर्टल आपका चलता नहीं, कभी हैंग रहता है, कभी ठप रहता है। लोगों को आधे से ज्यादा टाइम तो ये समझ में नहीं आता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो पोर्टल वाली सरकार पे भी बवाल तो होना ही है सेशन में। देखिए, इसी पोर्टल की सरकार ने लोगों के खाते में सीधे 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, विकलांग पेंशन मिल रही है। इसी पोर्टल से 2100 रुपए सीधे उनके खाते में जा रहे हैं। इसी पोर्टल से डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में पैसा जा रहा है। तो लोगों को दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत है, विपक्षियों को दिक्कत है। वो मैं उनकी समझ सकता हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को इस बात का लाभ दे रहे हैं। वो तो पहले भी कहते थे कि आपने बुढ़ापा पेंशन सीधे खातों में कर दी, उनका क्या होगा। जब मुझे ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा कि जब बुढ़ापा पेंशन कभी पटवारी बांटता था तो कहते थे, बुजुर्ग कहते थे मेरे तो मिले नहीं, मेरा पोता ले गया, मेरे को दूसरा ले गया। कभी कहते थे सरपंच को दी तो सरपंच मेरे पैसे खा गया। आज इस प्रकार की पूरे हरियाणा में कहीं आपको दिक्कत नहीं नजर आएगी। सारे हाँ सारे सीधे हमारे खाते में आते हैं। तो वो पोर्टल का ही कमाल है। तो लेकिन पोर्टल से उनको फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है गंगा साहब? उनको लगातार सत्ता से बाहर हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी से हो गया। किसी का कोई आज तो कोई भी काम है हमारे, चाहे कोई टेंडर है कोई और है, सीधा पोर्टल से होते हैं, ट्रांसपेरेंसी से होते हैं, घर बैठा अपना भर सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी जेबें भरने का काम किया तो उनको दिक्कत है। अब लोग इस बात को पसंद करते हैं, तभी तो लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है ना। अच्छा, ये तो ठीक है, तीसरी बार सरकार बनाई, जो हरियाणा में कभी हुआ नहीं, वो लोगों ने आपकी पार्टी के लिए कर दिया, आप पे इतना विश्वास किया। लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं दिन दहाड़े क्राइम की जो खबरें आ रही है, गोलियां चल रही हैं, क्राइम हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, खुलेआम हर चीज हो रही है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना। इस पे आपकी सरकार
क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? हालांकि कोशिशें बहुत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी अपराधी क्या हरियाणा की सरकार से डर नहीं रहे? देखिए, अपराधी का जो एक नेचर बना रहता है अपराध करने का, वो अपराध करता है, लेकिन तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करती है। इनकाउंटर भी करने का काम किया है, उनको जेलों में डालने का काम भी किया है। और माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है, अपराधी या तो जेल के अंदर रहेंगे या हरियाणा से बाहर हो जाएं। और निश्चित रूप से हमारी पुलिस जो है उस पर कार्रवाई करने का काम करे। बड़ी तत्परता से पुलिस ने जो है कार्रवाइयां करने का काम भी जो किया है, और आगे भी इसको जारी रखेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी इस तरीके की अव्यवस्था जो है वो नहीं फैलने देंगे। लेकिन फैल रही है और बार बार फैल रही है, और इसको लेके कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हर रोज आए दिन इतनी ज्यादा खबरें क्राइम की आ रही हैं गंगवा साहब, मतलब बहुत अलार्मिंग तो ये है। नहीं, वो है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने कहा कि जिस तरीके के हालात पहले होते थे उससे बहुत हमने काबू करने का काम किया है। अभी ये बात ठीक है कि हम हर बात दूसरे पे नहीं डालना चाहते, लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस का समय था, उस समय पे आपने देखा होगा कि लोगों को गांव से पलायन तक करना पड़ा था। उनको भी बचाने का काम हमने किया है। कभी मिर्चपुर कांड हुए, कभी डाबड़ा कांड हुए, कभी गोहाना कांड हुए, बहुत हुए, लेकिन उस तरीके की घटनाएं कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, हरियाणा के अंदर नहीं हुई। जिन क्राइमों की आपने बात कही है, क्राइम्स की, उस पर लगातार हमारी पुलिस भी कार्रवाई कर रखी है, और माननीय सीएम साहब ने इसके बारे में सख्त आदेश दिए हुए हैं। अच्छा, ये मेल्स भी ना आजकल बहुत ज्यादा आ रही हैं कि भाई विधानसभा को बॉम्ब से उड़ा देंगे, सीएम हाउस में इतनी धमकियां आ रही हैं, स्कूलों में इतनी ज्यादा मेल्स आ जाती हैं। पैनिक तो हो जाता है, पेरेंट्स भी, बच्चे भी हर रोज परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कौन है, तो कौन लोग हैं ये जो ऐसी मेल भेज रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, इनका क्या मकसद है? सरकार इसको फिगर आउट कर पाई है क्या? उसके बारे में भी सरकार काम कर रही है, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है। और क्योंकि ये विदेश में बैठे हुए लोग इस तरीके की कोई ईमेल भेज देते हैं, कई बार कोई वॉइस के माध्यम से धमकी भेज देते हैं, इस टाइप के घटनाएं आई है। इस पे भी लगातार कार्य कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर भी जो भी होगा वो किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र हमने देखा, चला ही नहीं, पूरे बवाल की भेंट चढ़ गया, और विपक्ष लगातार तमाम सवाल उठाता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष उसको लेके कहीं ना कहीं कहता भी रहा कि भाई हम जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष फिर आया ही नहीं सदन में। आपको लग रहा है कि ये हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र चल पाएगा? कांग्रेस आएगी, जो मुद्दे उठाएगी आप जवाब देंगे, लेकिन वो सुनेगी आपका, लोगों का जवाब? लग रहा है आपको? देखिए, मैंने जैसे कहा कि प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अब विपक्ष के लिए भी सबसे अच्छा मंच होता है लोकसभा और विधानसभा अपनी बात कहने का। अगर वो उससे भागते हैं तो लोग देख रहे हैं, फिर वो देखेंगे कि हाँ, ये अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं। लोग इस बात का तय करेंगे, आंकलन करेंगे उनका। इसलिए मैं तो कहूंगा कि वो अपनी बात रखे, अपने मुद्दे उठाए, और सरकार उसका जवाब देगी, और लोग ये तय करेंगे कि किसने ठीक कहा, किसने गलत कहा। लेकिन अगर आप शोर मचाकर बाहर ही भाग जाते हैं तो लोग भी देख रहे हैं कि जो लोग, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, उससे इन्होंने भागने का काम किया है। और उसके बाद में प्रजातंत्र है, मैंने तो कहा लोग तय करते हैं। जेनजी आंदोलन से डरी सरकार? देखिए, बात डरने की या उसकी नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के कहा कि युवाओं से बढ़ करके, उनके भविष्य को लेकर के इससे बड़ी बात और कोई देश के अंदर हो ही नहीं सकती। और उसके बाद में मेरे ख्याल से सारी बातों का जवाब उन्होंने देने का काम किया है। जहां तक पेपर लीक लेकर के ये बात हुई थी, और उसमें सरकार ने जो है, हमारी केंद्र सरकार ने भी कड़े फैसले भी लिए। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल तक की सजा, वो तमाम चीजें उन्होंने करने का काम जो है वो किया है। तो युवाओं को भविष्य को लेकर के सरकार हमेशा ही चिंतित रही है, और उनके लिए लगातार कार्य कर रही है। तो जेनजी का तो दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट देखा, लेकिन हरियाणा में हमने जनरेशन हार्ट बीट देख ली। नायब सिंह सैनी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अभी क्या ऊपर से ये गाइडलाइंस हैं कि भाई युवाओं के साथ कनेक्ट ज्यादा सरकार को करना है, उनकी बातों को समझना है, सुनना है, और क्या उम्मीद रखते हैं युवा सरकार से, उस विषय पर खास तौर पर हमें काम करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर करना भी चाहिए, हम कर भी रहे हैं, और लगातार हमारे जो युवाओं के संपर्क में भी हैं, उनका काम भी कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से सरकार कार्य कर रही है। ये होना भी चाहिए। तो
रील बहुत ज्यादा बनाते हैं युवा। मोदी जी भी अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहे हैं और सब कह रहे हैं कि मोदी जी भी इन्फ्लुएंसर वाला काम कर रहे हैं ताकि युवा कनेक्ट कर पाए। तो गंगा साहब, आपने कभी रील वील बनाने की कोशिश की है? मैंने तो कोई रील नहीं बनाई, लेकिन ये बात ठीक है कि सोशल मीडिया का जमाना है आज, और इसके अंदर अपनी बात कहने का माध्यम भी और समझाने का माध्यम भी, कनेक्ट होने का माध्यम भी ये है। और निश्चित तौर पर आज देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ भी है, आदरणीय मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश का गौरव विश्व स्तर पे बढ़ाने का काम किया है। तो वो जुड़े हुए हैं, तो वही तो लगातार सरकारें बन रही है। 1984 के सज्जन कुमार, उनको लेके भी बहुत बवाल है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने आइडल बता दिया अपना, और उसके बाद बीजेपी कह रहे हैं कि आइडल ऐसे लोग होते हैं क्या? तो उस पर भी बवाल आप लोग करेंगे, कांग्रेस से सवाल पूछेंगे? कांग्रेस के सवाल कांग्रेसी लोग ही पूछने का काम कर रहे हैं, हमारे से पहले तो बिल्कुल क्योंकि मैंने कहा ना, वो तो गुटों में बटे हुए हैं आपस में, हमारे से पहले तो वही पूछ लेते हैं। ठीक है, सज्जन कुमार जी की डेथ हुई है, लेकिन इसी तरीके से आइडियल बताना, जिन लोगों ने इतने दंगे कराए, इतने कत्लेआम सिखों का वहां करवाने का काम किया, उसके बाद में देखिए फिर लोग हर्ट तो होंगे। तो आपने भी तो इसको अच्छे से उठाया इस मुद्दे को, सीएम साहब ने खुद इसको लेके ट्वीट भी किया और कहा कि भाई ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस की, क्लियर करे अपना स्टैंड कि भाई दीपेंद्र हुड्डा का था, अब कांग्रेस का स्टैंड है। और खुद कांग्रेस पार्टी में ही बहुत सारे सवाल इसको लेके, यहाँ तक कि कुलदीप शर्मा ने तो कह दिया सीडब्ल्यूसी से ही बाहर कर दो दीपेंद्र हुड्डा को। स्वाभाविक है, जब कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी पार्टी है और उनके हेड जो है ये सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, तो फिर सवाल तो उनसे पूछा जाएगा। इस तरीके की बात अगर वो कर रहे हैं तो सवाल तो उनसे पूछा जाना जायज है कि किस तरीके की मानसिकता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि जो दंगे कराए थे सिखों के ऊपर, जिस तरीके के हालात हुए थे, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप? तो और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप कांग्रेस को घेरने का काम करेंगे? क्या रणनीति आप लोगों ने अपनी पार्टी मीटिंग में बनाई? कांग्रेस को घेरने की हम थोड़ी बनाते हैं, कांग्रेस तो आपस में घिरी हुई है, मैंने कह दिया पहले ही। हम तो लोगों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, विधानसभा के अंदर क्या पास कराना है, इस बात पे चर्चा करते हैं। आप विकास की बात करते हैं सिर्फ, आपको कोई टेंशन नहीं है, वो घेरते रहे जिस मुद्दे पर, आपके पास सबका जवाब रेडी है? नहीं, कांग्रेस की टेंशन हम क्यों लेंगे? कांग्रेस की टेंशन वो लोग करें अपने आप, वो तो अपने आप ही घिरे हुए हैं। मैंने कहा कि हम तो लोगों के लिए, जो लोगों ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है उसको पूरा करना है, उस पर हम आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। तो मतलब सेशन चलेगा, अच्छे से चलेगा, और आप हरियाणा के विकास के लिए लगातार उसमें काम करने वाले हैं? निश्चित तौर पर सेशन भी चलेगा और काम भी करेंगे, और जो भी कोई चीजें वहाँ पास करानी है वो पास भी कराएंगे। अच्छा, कुलदीप शर्मा के बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेके भी बहुत सारे सवाल लोग अक्सर उठा देते हैं। पहले तो हालांकि छोड़ने भी वाले थे कांग्रेस, फिर हुड्डा साहब ने हाथ पकड़ के रोक लिया। क्या कोई बातचीत ऐसी कुलदीप शर्मा से? देखिए, मेरे लेवल की बात नहीं है, कुलदीप शर्मा जी भी बड़े नेता है, और मुझे इस बात का कोई पता नहीं है कि वो कोई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई बातचीत है या नहीं है, आपको जानकारी नहीं है? नहीं। तो सेशन के लिए तैयार हैं? ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि कांग्रेस कैसे घेरेगी और आप कैसे जवाब देंगे, और सेशन में होंगे या नहीं। आपको लग रहा है रहेंगे या भाग जाएंगे? मुझे ये तो नहीं पता रहेंगे या भाग जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा उनसे कि आपको सेशन में रहना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, सरकार से जवाब सुनना चाहिए, आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। कृपया सेशन छोड़ करके भागने का काम ना करें। चलिए गंगा साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो गंगा साहब को आप सुन रहे थे, कांग्रेस से साफ तौर से अपील ये कर रहे हैं कि आप सेशन में रहें, जरूर रहें, तमाम सवाल पूछें, सरकार के पास हर सवाल का जवाब रेडी है, लेकिन कांग्रेस को बस इतना सा करना होगा कि आपको सेशन में रह के अपने सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत रखनी होगी। बहरहाल अब देखेंगे कि विधानसभा के इस मॉनसून सत्र में कितना हंगामा देखने को मिलेगा, क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे और कांग्रेस सेशन में रहेगी या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि हर मुद्दे पर वॉकआउट कर लेते हैं, सवाल पूछते हैं जब, लेकिन जवाब दिया जाता है तो सुनने के लिए कोई होता नहीं है। बहरहाल हरियाणा न्यूज पर लगातार हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की महा कवरेज जारी है। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए